नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आशीष कंपटीशन क्लासेस पर। और टॉपिक चल रहा था अर्थालंकार। 10 पढ़ लिए थे। लास्ट वाला जो था अतिशयोक्ति अलंकार, ठीक है। उसके आगे से चर्चा शुरू करते हैं। अगला है उदाहरण अलंकार। परिभाषा देखें। जहाँ पर उदाहरण देकर उससे मिलती जुलती कोई दूसरी बात कही जाए तो वहाँ पर उदाहरण अलंकार होता है। उदाहरण देखिए। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एहि भांति चलऊ हनुमाना। रामचरितमानस की चौपाई है कि जिस प्रकार से भगवान श्री राम अमोघ अस्त्र चलाते हैं, उसी तेजी से हनुमान जी चले हैं, ठीक है। तो प्रसंग हनुमान जी कहीं जा रहे हैं तो उसका उदाहरण ये दिया जा रहा है कि जैसे श्री राम जी अमोघ अस्त्र चलाते हैं, उसी प्रकार से हनुमान जी की चाल है। दूसरा उदाहरण देखिए। बूंद अघात सहे गिरि कैसे, खल के वचन संत सहजे से। उदाहरण है बूंद अघात सहे गिरि कैसे। वर्षा की बूंदों का आघात, जो चोट लग रही है, उसको पर्वत कैसे सहे। उसी प्रकार से खल के वचन संत सहज से। दुष्ट व्यक्ति के वचन जिस प्रकार से संत सह लेते हैं, उसी प्रकार से तो उदाहरण देकर किसी बात को बताया जा रहा है तो वहां पर उदाहरण अलंकार है, ठीक है। इसमें ये भी देख लीजिए कि पद में जिमि ज्यों जैसे जस आदि शब्द आवे तो भी आप समझ लीजिए कि क्या है, उदाहरण अलंकार है। अगला है दृष्टांत अलंकार। जहां कोई बात कहकर उसके समर्थन में उदाहरण स्वरूप दूसरी बात कही जाए, वहां दृष्टांत अलंकार होता है। उदाहरण देखिए। नियत अबुध समझै कहाँ, बुध जन बचन विलास। कबहु भेंक न जानही, अमल कमल की बास। अबुध लोग बुद्धजनों की बात को कैसे समझें। कबहु भेंक न जानही, अमल कमल की बास। इसमें नोट देखिए। नोट में लिखा हुआ है उदाहरण अलंकार में पहले उदाहरण दिया जाता है, जबकि दृष्टांत अलंकार में पहले कथन किया जाता है, बाद में उदाहरण दिया जाता है। और दृष्टांत अलंकार में क्या है, कबहू शब्द आता है। जहां कबहू शब्द आए वहां समझ लीजिए दृष्टांत अलंकार है। अगला है असंगति अलंकार। जहां पर कारण और कार्य की स्थिति का उल्लेख अलग अलग हो, अर्थात जहां कार्य का होना किसी अन्य स्थान पर हो और कारण का होना किसी अन्य स्थान पर हो, वहां असंगति अलंकार होता है। असंगति का अर्थ ही होता है संगति का अभाव। शब्द से आपको पता चल रहा है असंगति। संगति का अर्थ हुआ
संगति का अभाव। उदाहरण देखें, दृग उर्झत टूटत कुटुम, जुरद चतुर चित प्रीति, परति गांठ दुर्जन दिए, हिये दई नहीं यह रीति। दृग उर्झत टूटत कुटुम, ठीक। अगला इसका दूसरा उदाहरण है, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। तो कहीं से भी यहाँ कुटुंब टूट रहा है, वहाँ गांठ पड़ रही है, मतलब कहीं से भी किसी का मेल जोल है नहीं, सब में असंगति अलंकार है। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, दोनों पार्ट में इस पूरे काव्य में कहीं भी एक दूसरे से मेल जोल नहीं। कौन सा अलंकार होगा? असंगति। ठीक है, ठीक है। अगला है तद्गुण अलंकार, जहाँ कोई वस्तु या पदार्थ अपने गुणों का त्याग करके समीप की दूसरी वस्तु या पदार्थ के गुणों को ग्रहण कर ले, वहां पर तद्गुण अलंकार होगा। ठीक। तो उदाहरण देखिए, अहिमुख पर्यो सुबिस भयो, कदली पर्यो कपूर, सीप पर्यो मोती भयो, संगति को फल सूर। देखिए, तद्गुण अलंकार के उदाहरण है, बहुत अच्छा उदाहरण है। इस सर्प के मुख में वर्षा की बूंद पड़ने पर विष हो गया। कदली यानी केले के पत्ते पर पड़ा तो कपूर हो गया। सीप में पड़ा मोती हो गया, तो ये क्या है? संगति के फल सूर, संगत के फल। तद्गुण अलंकार है, यानी अपना गुण त्याग करके, जल अपना गुण त्याग करके दूसरे का गुण ग्रहण कर रहा है। समझ में आ रहा है? एक बार जल ने अपना ग्रहण त्याग किया तो विष बना, दूसरी बार ग्रहण त्याग किया तो कपूर बना, तीसरी बार त्याग किया तो मोती बना। कौन सा अलंकार होगा? तद्गुण, दूसरे का गुण ले लिया। अगला है अतद्गुण अलंकार। यह तद्गुण अलंकार का उल्टा है, जहां पर कोई वस्तु दूसरी वस्तु के साथ रहने पर भी अपने गुणों का त्याग न करे, और यहाँ तक कि साथ में रहने वाली वस्तु के गुणों को भी ग्रहण न करे, वहां अतद्गुण अलंकार होता है। उदाहरण, संतन छोड़े संतई, कौटिक करे कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए दूसरा उदाहरण देख लीजिए। संत न छोड़े संतई, कौटिक मिलहि असंत, मलय भुजंग बेधिया, शीतल तार जन। चंदन के पेड़ पर कितने भी सर्प लिपटे रहे, लेकिन उसका चंदन की लकड़ी में कोई विष नहीं होता है। उसी प्रकार से संत भी अपनी संतता नहीं छोड़ते हैं, भले ही कुसंग या असंत मिल जाए तो वो अपने गुणों का परित्याग नहीं करते। ठीक। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ? अतद्गुण। तद्गुण का उल्टा अतद्गुण। ठीक है, असंगति दृष्टांत उदाहरण हो गया। आगे चलें।
नेक्स्ट है भैया अगला, मीलित अलंकार। जब दो समान गुण वाली वस्तुएं आपस में इस प्रकार मिल जाएं, इस प्रकार घुल जाएं कि उनकी भिन्नता समाप्त हो जाए अथवा दोनों को अलग न किया जा सके, वहाँ पर मीलित अलंकार होता है। मीलित का अर्थ होता है पूरी तरह से मिल जाना। ठीक है, उदाहरण देखिए, अधर पान अंजन नयन लगा महावर पाए, सिय तन ये दरसत नहीं अंगन रहे समाए। अधर पान, ओंठ पे पान नहीं समझ में आ रहा है कि पान है कि नहीं है, कि ओंठ ही लाल है। अंजन नयन, नयनों में काजल लगा है, वो काजल भी नहीं समझ में आ रहा है कि आँख रियल में वैसे ही काली है या काजल लगा। लगा महावर पाए, पैर में जो महावर लगा है, रंग लगा है, वो भी नहीं समझ में आ रहा है कि एड़ी प्राकृतिक रूप से लाल है या महावर लगा है। सिय तन ये दरसत नहीं अंगन रहे समाये, अंगों में ही समाये हुए हैं सब, समझ में नहीं आ रहा है। दरसत नहीं मतलब ये दर्शनीय नहीं होगा। एक और उदाहरण देखते हैं, कजरारी अखियन में कजरा ही न लखाए, कजरारी आंखों में कजरा ही नहीं दिखाई दे रहा है। इतनी काली आंखें हैं, हो सकता है रंग भी काला रहा हो इसलिए कजरा न दिखाई दे रहा हो। खैर उससे हमको मतलब नहीं है, हमको मीलित अलंकार से मतलब है कि काजल लगा है फिर भी काजल समझ में नहीं आ रहा है, पान खाए हैं फिर भी होंठ पे पता नहीं चल रहा है कि पान ही है या होंठ नेचुरल लाल है। अगला है उन्मीलित अलंकार। यह मीलित अलंकार का विरोधी है। ठीक, इसका विरोधी है मीलित अलंकार। परिभाषा देखिए, जहां दो वस्तुओं की स्वाभाविक गुणों की समानता होने पर भेद प्रकट हो जाए वहां उन्मीलित अलंकार होता है। कहने का मतलब यह है कि जहां दो वस्तुओं का स्वाभाविक गुण है और गुणों की समानता के आधार पर दोनों में भेद हो। मीलित में क्या था कि दोनों मिल गए, अलग नहीं हो सकते। जब न अधर से पान अलग हो सकता है न नयन से कजरा, और यहाँ पर क्या है, गुणों की समानता के आधार पर भेद हो जा रहा है, अलगाव हो जा रहा है। कैसे, अब उदाहरण देखिए, चंपक हरवा गर मिली अधिक सुहाए, जानी परै सिय ही रे जब कुम्हिलाए। चंपक हरवा यानी चंपक पुष्प का है एक हार बना और गले में ऐसे मिला हुआ है कि पता नहीं चल रहा है, गोल्डन कलर का है, शरीर के कलर से मिल गया है, पता नहीं चल रहा है। अब पता कैसे चल रहा है, अगली लाइन में देखिए, जानी परै सिय ही रे जब कुम्हिलाए। जब वो कुम्हिला गया तो दोनों में अंतर हो गया कि ये कौन सा कलर था, ये कौन सा कलर था। दोनों स्वर्णाभूषण और पुष्पाभूषण दोनों में फर्क हो गया। कब, जब कुम्हिला गया पुष्प। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, उन्मीलित अलंकार हुआ, क्योंकि गुणों की समानता थी लेकिन जब वो कुम्हिला गया तो उसमें अंतर हो गया, भेद हो गया प्रकट। ठीक, अगला है मानवीकरण अलंकार। जहां जड़ अथवा निर्जीव वस्तुओं का सजीव के रूप में वर्णन किया जाए वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। यह एक आगत अलंकार है। ठीक है, ये आगत है, दूसरी भाषा से इसमें आगत है अलंकार। ठीक, ये हिंदी भाषा का मूल नहीं है।
अब मानवीकरण को पहले समझ लीजिए। इसमें फिलॉसफी होती है, दर्शन शास्त्र होता है। दर्शन शास्त्र में भी होता है कि हर निर्जीव वस्तुओं में भी आत्मा मान ली जाए। उसी प्रकार से ये मानवीकरण अलंकार है। उदाहरण देखिए, दिवसावसान का समय मेघमय, आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदरी परी। समझिए ध्यान से, दिवसावसान का समय यानी दिन ढलने का समय हो गया है भैया। दिवसावसान समय, दिन ढलने का समय हो गया है। कैसा है समय? मेघमय है, बादल छाए हुए हैं। और आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदरी परी। आसमान से उतर रही का मतलब है कि अब धीरे धीरे जैसे ही सूर्य ढल रहा है तो वह संध्या सुंदरी परी आसमान से उतर रही है, आसमान से धीरे धीरे संध्या सुंदरी प्रकट हो रही है। ठीक, जैसे जैसे दिन ढलेगा वैसे वैसे ही रात आएगी। दूसरा उदाहरण है, उषा सुनहरे तीर बरसती। उषा मतलब सुबह की पहली किरण है, सूर्योदय हो रहा है। उषा सुनहरे तीर बरसती, सुनहरे तीर मतलब गोल्डन कलर में। सूर्य की किरणें कैसे आती हैं सुबह सुबह? एकदम सीधे से तीर जैसे आती हैं। जय लक्ष्मी सी उदित हुई, उधर पराजित काल रात्रि। अब जब सुबह हो रही है तो रात क्या हो रही है? पराजित हो रही है ना, रात ढल गई है। जल में अंतर निहित हुई। सुबह जो है समुद्र के किनारे, नदी के किनारे देखिए तो बढ़िया लाल रंग में सूर्योदय होता है और उसकी किरणें सुनहरे कलर से तीर जैसी बरसती। ठीक है, मतलब आपतित होते हैं। तीसरा उदाहरण देखिए इसमें, फूल हंसे कलियां मुस्काई। अब फूल कहीं हंसता तो है नहीं, कलियां मुस्काती हैं, तो मानवीकरण हुआ ना, मानव के जैसे इसमें आक्षेप कर दिया गया है। ठीक है ना। उसी प्रकार से सूर्य की किरणों को तीर के रूप में और जय लक्ष्मी से तुलना की गई। काल रात्रि को पराजित तो वो होता है ना जो व्यक्ति हो, रात थोड़ी पराजित होती है। तो मानवीकरण किया गया है इसमें, मानव के जैसे इसका अनुकरण किया गया है। ठीक है, आगे चलें। चलिए, ये अगला है लोकोक्ति अलंकार। जहाँ किसी काव्य अथवा छंद में लोकोक्ति अथवा मुहावरों का वर्णन किया गया हो, वहाँ पर लोकोक्ति अलंकार होता है। मुहावरे का प्रयोग हो, लोकोक्ति का प्रयोग हो, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? लोकोक्ति अलंकार होगा। उदाहरण देखिए, आछे दिन पाछे गए, गुर से किया न हेत, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। ठीक है, आछे दिन पाछे गए, गुर से किया न हेत, ये तो हो गया भैया एक काव्य हो गया। और पीछे बाद में क्या है? अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, ये तो लोकोक्ति हो गई। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? लोकोक्ति अलंकार होगा। दूसरा उदाहरण देखिए, जैसी करनी वैसी भरनी, फिर काहे पछताए, बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से आए। तो ये आगे का पहला सेंटेंस ये जो है कैसा है? जैसी करनी वैसी भरनी, फिर काहे पछताए, ये तो
साधारण काव्य है, जैसी करनी वैसी भरनी, फिर कहे पछताए। अब बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से आए, ये हो गया लोकोक्ति। दूसरी लाइन में ये तो कौन सा अलंकार होगा, लोकोक्ति अलंकार। अब यहां पर आपका खत्म हो गया अर्थालंकार। शब्दालंकार अर्थालंकार दोनों हुआ समाप्त। अब इसी में कभी कभी शब्दालंकार अर्थालंकार दोनों को जब मिला देता है ये कहीं में काव्य में, तो वो उभयालंकार हो जाता है। ठीक, तो उभयालंकार कोई अलग से नहीं है, लेकिन इसी में है, शब्दालंकार अर्थालंकार का मिक्स होता है। देख लेते हैं उसको भी यहीं पर। जहाँ भिन्न अर्थ वाले और भिन्न आकार वाले पदों को सहसा सुनकर पुनरुक्ति का आभास हो, पुनः वही चीज बोलने का आभास हो, किंतु विचार करने पर पुनरुक्ति न हो। विचार करिए तो दोनों के अर्थ अलग अलग हो जाएं, यानी रिपीटेशन वहां नहीं होगा, पुनरुक्ति नहीं होगा, विचार करिए तो अर्थ अलग हो जाता है, वहां उभयालंकार होता है। जैसे समय जा रहा है और काल आ रहा है, काल का भी अर्थ समय होता है, तो काल का भी अर्थ समय हुआ, समय समय है, तो दोनों सेम टू सेम पुनरुक्ति लग रहा है। तो लेकिन है नहीं पुनरुक्ति, समय का यहाँ अर्थ दूसरा किया जा रहा है और काल का अर्थ दूसरा किया जा रहा है। समय जा रहा है यानी टाइम धीरे धीरे बीत रहा है, अब काल आ रहा है कि मतलब वो घड़ी आ रही है, वो काली घड़ी आ रही है, समझ रहे हैं। मृत्यु के पहले के समय को आदमी काल कहता है, काल आ रहा है, तुम्हारा काल नजदीक आ रहा है, समझ रहे हैं ना। अब आगे क्या है, सचमुच उल्टा भाव भुवन में छा रहा है, सचमुच उल्टा भाव पूरे भुवन में, संसार में छा रहा है। यहाँ आपको पढ़ने पर आकार और अर्थ से जो है आपको अचानक सा प्रतीत होगा कि पुनरुक्ति है, लेकिन पुनरुक्ति नहीं है, दोनों के अर्थ अलग हैं। अब यही अगर इसमें कहता समय जा रहा है, समय आ रहा है, तो इसका अर्थ ही एकदम अर्थ ही इसका वो भाव नहीं आ पाता जो भाव लाना चाह रहा है कभी। ठीक, समझ में आ रहा है। तो ये हो गया भैया आपका अलंकार समाप्त। अलंकार समाप्त हो गया है। अलंकार द एंड। और आपको आज ही शाम को एक क्लास लेके आएंगे प्रैक्टिस सेट का। प्रैक्टिस सेट, अरे भाई कुछ इतना पढ़ा दिया है तो कुछ अभ्यास भी तो करना चाहिए। तो आप लोगों के लिए शाम को आएगा प्रैक्टिस सेट, ये ठीक इसी समय पर रात में होगा, यानी 8:30 PM पर होगा। ठीक, 8:30 PM पर, और अभी चल रहा है AM, तो 8:30 PM पर आपको प्रश्नोत्तर लेके आएंगे। ईमानदारी के साथ आप लोग उसमें अपना अभ्यास देखिए, प्रश्न उत्तर करिए, किसका कितना सही हो रहा है, ईमानदारी के साथ बताइए। ठीक है।
तो शाम को प्रैक्टिस सेट। और हाँ, ये आपका ज़्यादा आपको केवल एक छंद बचा हुआ है व्याकरण में, छंद को हम पढ़ा देंगे, लेकिन अभी लगातार प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे पहले रोज, क्योंकि पेट होने वाला है 15-16 में, पेट का एग्ज़ाम होगा। उससे पहले कुछ प्रैक्टिस करा दें हिंदी की, इतना करा दें कि आप लोगों को अभ्यास हो जाए, वहाँ हिंदी के सवाल गलत ना होने पाए। बहुत महत्वपूर्ण हिंदी विषय है उसमें। तो इस क्लास को भैया कर लीजिएगा लाइक और कर दीजिएगा शेयर अपने सभी दोस्तों को, ग्रुप में इच्छुक लोगों को, और जो लोग नए हैं इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसलिए निःशुल्क कक्षा है, क्या है, फ्री क्लास है, ठीक, निःशुल्क कक्षा है, कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है आपसे। तो कम से कम लाइक शेयर सब्सक्राइब ये सब तो करते रहिए और आगे बढ़ाते रहिए इसको, ठीक है। तो फ्री क्लास है, कि किसी से शुल्क नहीं लिया जाएगा। अगर कोई शुल्क मांग भी रहा है तो ये फ्रॉड, आप हमको सूचित करेंगे कमेंट के माध्यम से, या आप हमारे चैनल पे जाएंगे तो उस पर लिंक दिया हुआ है, इसका फेसबुक का भी लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम का भी लिंक दिया हुआ है। किसी भी माध्यम से आप हमको सूचित कर सकते हैं, ठीक। तो धन्यवाद और नमस्कार। आज के लिए इतना ही। शाम को आप लोग प्रैक्टिस सेट में ज़रूर आएंगे, शाम को 8:30 बजे प्रैक्टिस सेट। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।